जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चंस। आपके लिए नया प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट और मिलते रहें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल। उड्डयन काल बताएं। कह रहा है एक गेंद को 15 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से, जो हॉरिजॉन्टल है, उससे 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है। तो आपको बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ये भी देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट आया कैसे था। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसके लिए हम लोगों ने छोटा सा एक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ऐसे कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट इस तरीके से चला जाएगा। तो मानो ये एंगल जिस पे फेंका गया ये 30 है। ठीक है, तो आप केवल ऊपर जाने वाले को देखो। ऊपर ले जाने वाला साइन का कंपोनेंट है। तो हमको क्या मिला यहाँ पर, बोले इधर से ऊपर ले जाने वाला। तो बोले टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है बेटा 2u sin थीटा अपॉन जी। अब कह रहा है कि आपका जो इनिशियल है, तो t इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया हम लोगों ने, 2u है बेटा 15 मल्टीप्लाइड बाई sin 30 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू मान लेते हैं 10। ठीक है, अब देखो कि sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये क्या हो गया, t इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया 1.5। 2 इधर लिखा हुआ है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना मिल गया 1.5 सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, बोले इम्पल्स के बराबर हो। ठीक, तो वो क्या है, तो बोले यहाँ पर जो दिख रहा है ये इम्पल्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है संवेग। संवेग का मतलब है मोमेंटम। ये फोर्स, ये टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि, तो हम लोग पहले देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में आवेग कहते हैं। इम्पल्स या आवेग क्या होता है, सबसे पहले इसी की बात की जाए। तो इम्पल्स या आवेग क्या होता है भाई, इसके बारे में देखा जाए। बोले इम्पल्स या आवेग होता क्या है, जब इसके टर्म में देखा गया तो इम्पल्स क्या है, when a large amount of force acts for very short time period in order to change its momentum, then it is known as impulse। जब किसी निकाय पर एक बड़ा बल बहुत कम समय अंतराल के लिए लगाकर उसके संवेग में परिवर्तन कर देते हैं तो उसे आवेग कहते हैं। तो ये क्या मिला, mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी अलग ही है, ये कैंसिल हो गया। मतलब जो संवेग है, मोमेंटम है, वही ऑप्शन ठीक है। ये देखो चेंज इन मोमेंटम, तो इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आपस में बराबर होंगे। ऑप्शन ए सही है इस पे। इन एन यूनिवर्सल बेस्ड कंट्रोलर हैज अ कलेक्टर बेस्ड बैटरी एंड करंट इज कलेक्टिंग सर्किट इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द कलेक्टर circuit
तो क्या कह रहा है, इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए? इसका क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ यूनिवर्सल बेस्ड कंट्रोलर हैज कलेक्टर बेस्ड बैटरी, द करंट इन द कलेक्टर सर्किट, जो कलेक्टर सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट, द कंट्रोलर एंड द बेस हैव 4 volts, देन तो आपको बताना इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, कंट्रोलर बेस, इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.5 वेबर पर सेकेंड। What is the electromotive force? What is the electromotive force produced between ends of the coil? What is the electromotive force produced between the ends of the coil? EMF चाहिए। तो क्या क्या चीजें दी गई, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू अ कॉइल ऑफ 50 टर्न इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.5 वेबर पर मीटर। व्हाट इज द विद्युत वाहक बल चाहिए अपने को, 50 टर्न्स है। तो बोले देखो, सबसे पहले हम लोग इसको अगर देखें, मैग्नेटिक फील्ड वेबर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही ईएमएफ होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, d∅/dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया हुआ है, 0.05 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसमें टर्न कितने हैं, 50। तो बस ये आसान है आपके पास, बोले 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, ठीक। तो 0.05 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मतलब 2.5 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं बेटा, EMF इज इक्वल्स टू d∅/dt। तो d∅ क्या है, बोले नंबर ऑफ टर्न्स, और एक कॉइल के लिए कितना है, बोले एक कॉइल के लिए वैल्यू दिया हुआ है 0.05, ये इसी की वैल्यू दी हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। The focal length of an objective telescope. The focal length of the objective telescope is 60 centimeter. Focal length of objective telescope is 60 centimeter. What should be the focal length of the eyepiece to get magnification of 20? कह रहा है कि 20 मैग्निफिकेशन के लिए हमको कैसा रखना पड़ेगा। तो बोले मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोले FO अपॉन FE। तो FE चाहिए आपको, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस चाहिए। FO कितना दिया हुआ है 60, ये क्या मिल गया 20, कितना आंसर मिला 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर।
चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो एटम बम है परमाणु बम, वो किसके प्रिंसिपल पर आधारित है? एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एटम बम किसके प्रिंसिपल पर आधारित है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर इन्फेक्शन, रेडियो इमिशन। किस पे? रेडियो इमिशन, रेडियो उत्सर्जन। ठीक, ये मेरे हिसाब से आसान होगा। बोले जो परमाणु बम होता है उसमें क्या होता है? बोले परमाणु बम में क्या होगा? जैसे आपने कॉमन पढ़ा है, यूरेनियम, एक बड़ा सा यूरेनियम क्रिप्टन और बेरियम में टूट जाता है, मतलब एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो उसे बोलेंगे क्या? बोले नाभिकीय विखंडन बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। तो ऑप्शन ए सही है। क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। तो बोले एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाना, एक बड़े नाभिक का दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाना ही नाभिकीय विखंडन है। तो हमारे पास ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। A weightless rubber balloon contains 100 gram of water. Its weight in water will be, कह रहा है एक भारहीन गुब्बारा है जिसके अंदर 100 ग्राम जल भरा हुआ है, उसे हम वाटर सरफेस पे रख देते हैं, तो आप बताइए कि उसका वेट क्या होगा? तो बोले जो वेट होता है वो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। तो आर्किमिडीज क्या कहते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ऐसा है मान लीजिए, अब यहाँ पर हमने ये वही बलून रख दिया जिसके अंदर पानी भरा है, तो बोले पानी जितनी डेंसिटी इसकी उतना डेंसिटी इसकी, तो कितना हटाएगा? तो बोले हम लोगों ने इसके लिए देखा था, जो वेट आएगा न्यू, वो उसका एक्चुअल वेट माइनस जो बायोंट फोर्स या थ्रस्ट लगेगा। तो वेट इसका mg नीचे की तरफ और बायोंट ऊपर की तरफ। तो जब भैया डेंसिटी बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे तो अपीयरेंट वेट कितना मिलेगा? 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, शून्य है सही आंसर। Three capacitors having capacitance 1 microfarad, 2 microfarad and 6 microfarad are connected in series, and then equivalent capacitance of the combination is। तीन हमारे पास कैपेसिटर है, उन्हें कैसे कनेक्ट किया गया है? सीरीज में। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, तो सीरीज में है तो पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 6। 1 अपॉन कैपेसिटेंस इन सीरीज, सीरीज में ले आने का ये फॉर्मूला है। एलसीएम ले लिया 6, तो यहाँ पे मिल जाएगा 6, 3, 1, तो 1 अपॉन ये मिल गया। बस सॉल्व किया जाए इसको, तो हम इसको जब सी कैपेसिटेंस इन सीरीज लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 6/10, 2 से कैंसिल कर दो, 3/5 माइक्रोफैरड। तो 3 माइक्रोफैरड मतलब ऑप्शन बी सही है। 3/5 माइक्रोफैरड, यहाँ से क्या मिला? ऑप्शन बी सही है। The capacity of Carnot engine which is operating between boiling point and melting point of water will be, the capacity of Carnot engine which is operating between boiling point and melting point, ये क्या कह रहा है? The capacity of Carnot engine which is operating between boiling point and melting point will be, ठीक, मतलब आपको क्या पता करना है? उसकी कैपेसिटी, मतलब उसकी इफिशियंसी जाननी है, जो कितना एफिशिएंट होगा। तो आपको पता है इफिशियंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? बोले आउटपुट अपॉन इनपुट, और परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, तो हमने क्या पता है? तो बोले इफिशियंसी कैसे निकलता है? बोले इफिशियंसी इज 1 माइनस T2/T1 से निकलता है।
अब कह रहा है कि इसमें गलनांक और क्वथनांक के बीच में, तो सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा रहने वाला है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस सोर्स का टेम्परेचर, बोले सोर्स का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 लिख सकते हैं, और इसका 273, ठीक है 273। तो आपको ये जो वैल्यू मिली, बोले ये वैल्यू मिलेगी आपको आफ्टर सॉल्विंग दिस, आपको आंसर मिलेगा 26.8। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ये मिलेगा ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, क्या बोले 0.268, फिर इसे परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा 26.8%। 26.8%। रेलवे ट्रैक्स आर इंक्लाइंड एट टर्न सो दैट, रेलवे की पटरियां मोड़ों पर झुकी रहती हैं क्योंकि नो फ्रिक्शनल फोर्स कैन क्रिएट बिटवीन द ट्रैक एंड व्हील। कह रहा है पहिया और ट्रैक के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, फोर्स तो लगेगा। ऑप्शन बी, रेलगाड़ी अंदर की ओर ना गिरे, रेलगाड़ी अंदर ना गिर जाए इस वजह से। सी, ड्यू टू द ट्रैक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स could not be obtained from the horizontal component of normal reaction, पटरी के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त नहीं किया जा सके। हाँ ठीक है, जो हमारे पास के यहाँ टर्न कर रहे होंगे एट द टाइम ऑफ टर्न वह बाहर जाना चाहिए, बोले यहाँ पर क्या सही है, ऑप्शन सी, ठीक, क्योंकि जैसे ही टर्न लेते हैं तो इनर्शिया बाहर की तरफ झुकाता है, तो हम पटरी अंदर की तरफ झुकाएंगे ताकि उसका जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखा जाए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन आर, दूर संचार में प्रयोग जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यूज करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए, डी ऑप्शन सही। टू सोर्सेज ऑफ साउंड आर रिजोनेंस व्हेन, ध्वनि के दो तरंग में अनुनाद होता है जब वे होते हैं, दोनों के बीच में रिजोनेंस कब होगा, पहला व्हेन दे लुक अलाइक, जब एक जैसे लगते हैं, when they produce sound of same frequency, जब वो एक समान आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, when they are located at a particular distance from each other, when they are produced from the same source। ठीक कह रहा है कि जब वो एक ही सोर्स से निकले हों, when they are produced, when they produced साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी हो जाए तो काम बन जाएगा। रिजोनेंस के लिए सिमिलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक। रिजोनेंस जब सिमिलर फ्रीक्वेंसी की दो वेव मिलती हैं तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो उनके इंडिविजुअली जो उनका एम्पलीट्यूड है उसके सम से भी ज़्यादा हो जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट विदाउट एनी मैनिपुलेशन, संचार उपग्रह बिना किसी हेर फेर के स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। रोटेट्स एट देयर ओन पेस, अपनी ही गति पर परिक्रमा करते हैं। आर इन साइन, तुल्यकालिक होते हैं, नन ऑफ दीज। तो बोले रिमेन्स स्टेबल, नहीं स्टेबल तो नहीं रहते हैं। रोटेट एट देयर ओन पेस, वो अपनी गति से ही चलते रहते हैं, ठीक है, वो अपनी गति से चलते रहते हैं। जैसे कोई अगर हमने सैटेलाइट रख दिया जो अर्थ के अराउंड घूमेगा, तो हमको पता है अर्थ अपना एक फिक्स से घूम रहा है। अगर अर्थ 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है तो उसके पास जो सैटेलाइट है जो ऐसे करके घूम रहा है, अर्थ 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करेगी तो वो सैटेलाइट भी 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर पूरा करेगी, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बोले यहाँ पर सही है ऑप्शन बी, सेम पेज से चलते हैं।
एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक। ठीक, एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा। एंगुलर स्पीड इज ओमेगा। ठीक, तो पूरा जो हमारा घड़ी का सुई घूमता है उसको कितना घूमना पड़ेगा? बोले 2 पाई घूमना पड़ेगा। और सेकंड वाली सुई कितना समय लगाएगी एक चक्कर पूरा करने में? बोले सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में लगाएगी 60 सेकेंड। तो फिर इसको 2 से कैंसिल कर दो, π/30 मिल गया, मतलब ऑप्शन बी सही है, π/30 रेडियन, π/30 रेडियन। A piece of ice is floating in a glass full of water. If all the ice melts, then the water level. पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। यदि संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो जल का स्तर, ऑप्शन ए, कैन राइज और फॉल डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर। कम ज़्यादा हो सकता है, बर्फ तथा पानी की मात्रा पर निर्भर करेगा। बी, विल रिमेन्स द सेम, वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी, विल फॉल डाउन, नीचे गिर जाएगा। डी, विल राइज अप, ऊंचा हो जाएगा। तो आपको पता है कि आइस अगर हमने डाल दिया तो उसका जो लेवल है वो अप या डाउन नहीं होगा। ऐसे देखो जैसे ये है भाई, ठीक, ये फिलअप कराया गया। इसको फिल अप करने के बाद जो चीज़ें मिली हैं वो क्या है? बोले यहाँ पर हमने डाल दिया है आइस क्यूब। अब ये आइस क्यूब जब मेल्ट होगा, मेल्ट होने पर आइस क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। लेकिन आइस क्यूब पानी में उतना ही डूबेगा जितना वो डूब सकता है, या कह लीजिए कि जितना उसका वॉल्यूम हटाएगा। ठीक, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What would be the maximum resistance using 1/3 ohm resistance in 3 sequences? 1/3 प्रतिरोध को 3 क्रम में उपयोग करते हुए सबसे अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा? तो बोले अगर आपके पास 3 है तो मैक्सिमम कब होगा? बोले जब उसको सीरीज में ऐड कर देंगे। बोले ये बात कैसे पता चला? क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड होता है, रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1/3 और 1/3, एलसीएम ले लिया 3, 1 + 1 + 1, R इन सीरीज क्या मिल गया? 3/3, 1 ओम। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? 1 ओम हो सकता है। If the length of simple pendulum is doubled, then the time period। कह रहा सिंपल पेंडुलम का लेंथ क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? बोले t = 2π√L/g, ये पहला है। दूसरे वाले को 2π√2L/g, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2π से 2π, g से g, l से l। अब ये क्या मिला? बोले इधर क्या मिल गया अपने को? 1/√2, √2 इधर ले आइए, √2 टाइम्स t प्राइम। तो क्या हो जाएगा? √2 गुना बढ़ जाएगा। डबल किया गया था, उसका जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, उसको डबल कर दिया। तो इफेक्टिव लेंथ को डबल करेंगे तो टाइम इंक्रीज बाई 2 टाइम्स नहीं भाई, टाइम इंक्रीज होगा 2 टाइम्स नहीं। अच्छा, इसका हिंदी में सही लिखा है, हिंदी में √2 लिखा है, ये √2 विल बी इंक्रीज्ड बाई √2 टाइम्स, √2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सभी ऑप्शन में √2 दिया हुआ है, √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज बाई √2 टाइम्स। होम एनर्जी मीटर इज रीड, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। जूल, वाट आर, किलोवाट आर या किलोवाट। घरेलू आर का जो हमारा बिजली का मीटर है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? कैसे मेज़र करते हैं? जैसे 1 यूनिट बिजली का बिल आता है। अब 1 यूनिट बिजली का बिल क्या है? वाट पर आर है, जूल है,
किलोवाट है, किलोवाट आर है। तो इसमें से कौन सा है? बोले वाट है, जूल, किलोवाट, किलोवाट आर। तो ऑप्शन है इसमें किलोवाट आर। कौन सा ऑप्शन सही है? बोले ऑप्शन है किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर, 1 किलो 1 किलोवाट आर को जूल में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब जूल में लेकिन मेजर नहीं करते क्योंकि जूल में वैल्यू ये बहुत बड़ी हो जाती है। कैसे? किलोवाट को क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट। आर को क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड। तो ये क्या हो गया? 36 इंटू 2 पावर इधर से 10 टू द पावर 5 वाट को लिखते हैं जूल पर सेकेंड। इधर टाइम में सेकेंड आ गया जो आर था, क्या मिल गया? जूल। तो आप ये लिख सकते हैं 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 3.6, एक डेसिमल ले आए इधर, 10 टू द पावर 6 यूनिट क्या है? जूल। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसी के टर्म में हमारा बिजली का बिल आता है। ये 1 यूनिट बिजली है। द यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। डेसिबल में हम लोग साउंड को मेजर करते हैं। साउंड का यूनिट है डेसिबल। If the radius of planet is 2 times that of Earth and mass is 2 times that of Earth, then the weight of a child weighing 10 kg on that planet will be। कह रहा है उसका जो मास है वो भी 2 गुना है, और जो उसका, तो देखो वेट पे डिपेंड करना है। वेट इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg। मतलब मास तो फिक्स रहेगा, जी पे डिपेंडेंसी है। तो जी की वैल्यू अर्थ पर क्या होती है? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब जो नया जी निकालना है वो कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ कितना है? करेक्ट डबल। रेडियस ऑफ कितना है? बोले वो भी डबल। दोनों चीज़ डबल है। तो जी की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा पहले से अपने को? बोले यहाँ से क्या मिला? 2, ये क्या मिला? 4। तो 2/4 कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये पुराना वाला जी है, तो ये क्या हो गया बेटा? इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 मिला तो हमको क्या मिल गया? जी प्राइम इज इक्वल्स टू g/2। तो वेट भी क्या हो जाएगा? पहले से आधा। तो अगर उसका वेट था पहले 10 kg फोर्स, तो अब कितना हो जाएगा? 5 kg। ठीक, 5 kg वेट का मतलब होता है mg। मास नहीं बदलता है। मास की बात करेगा तो सेम रह जाएगा। जैसे वेट पूछ रहा था तो ये चेंज हो गया, अगर मास पूछता तो नहीं बदलता। फिर A 40 Newton object has a distance of 10 meter. A 40 Newton object has a distance of 10 meter. Is dropped from a height of before touching the earth. Kinetic energy in joules. एक 40 न्यूटन की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पृथ्वी को छूने से पहले इसकी गतिज ऊर्जा। बहुत आसान है। बोले पहले पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? बोले पोटेंशियल थी mgh। तो mg अलग दिया हुआ है 40 न्यूटन और h अलग दिया है 10। कितना हो गया? 400 न्यूटन मीटर, या कह लीजिए कि 400 जूल। ठीक है, 400 न्यूटन मीटर या 400 जूल। तो जब यहाँ पर जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब छोड़ेंगे ग्राउंड पे आकर टच करेगा तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो 400 जूल ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। Three resistors 4 ohm each are connected in the form of a triangle. The resistance between any two ends is। देखो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल जैसा है आपके पास, कह रहा है किसी 2 टर्मिनल के बीच में, किसी भी 2 एंड्स के बीच में, मान लो यहाँ से करंट इन है, आउट है, इन दोनों के बीच में आपको रेजिस्टेंस पता करना है। ये हो गया बेटा 4 ओम, ये हो गया
4 ओम और ये भी हो गया 4। ठीक, तो ये दोनों मिलके 8 ओम होगा, ये मिल गया 4। तो ये क्या हो गया भाई आपके पास, बोले हमारे पास इसको ऐसे बना सकते हैं, ये 8 ओम और ये 4 ओम। अब ये दोनों कैसे जुड़े हैं आपस में, पैरेलल। तो 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या मिलेगा, 8 1 + 2 r पैरेलल 8/3 ओम। r पैरेलल क्या मिला, 8/3 ओम। The stone of mass m is tied to a rope of length L and it is rotated in a circle with the same speed v. If the rope is released, then the stone, रोप को ऐसे घूम रहे थे, कई बार आपने घुमा रहे होते पत्थर बांध के, पत्थर निकल जाता है उसमें से, वही काम कह रहा है ये। Will go in outward radial direction, बाहर की ओर त्रिज्या की दिशा में जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ छूट गया तो रेडियस की डायरेक्शन ये इधर ही चला जाएगा। दूसरा कह रहा है विल गो ऑन अदर डायरेक्शन, किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। सी विल गो आउटवर्ड्स एंड इन द टेंजेंट डायरेक्शन, यही सही है। आपने देखा होगा साइकिल के पहिए से जब ड्रॉप्स निकलती हैं तो टेंजेंट बनाती हुई जाती है, तो यहाँ पर जब छोड़ेंगे ना तो टेंजेंट बनाते हुए इधर चली जाएगी। ठीक, मतलब कैसा जाएगा, टेंजेंट बना करके। वेट ऑफ अ पर्सन इंक्रीज्ड बाय 10% इन अ लिफ्ट गोइंग अप, देन द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो देखो हम लोग ऐसे लिखते थे भाई, वेट इज इक्वल्स टू क्या कहते थे, mg। ठीक है, अब कह रहा है ऊपर जाने से बढ़ जा रहा है, तो बोले W + 10% ऑफ W इज mg + a। ठीक है, तो देखो ये क्या मिल गया आपको, बोले यहाँ से, बोले ये मिल गया क्या, W + 0.1 W, तो 1.1 W इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिला, बोले mg जो पहले केवल W था प्लस ma। तो आपको क्या जानना है, एक्सेलरेशन जानना है। एक्सेलरेशन जानना है कि एक्सेलरेशन कितना है उसका। ठीक, एक्सेलरेशन में कितना चेंज आ जाएगा ये जानना है अपने को। तो बोले कितना, बोले ये तो mg है और ये 0.1 है। ठीक है, तो g की वैल्यू कितना, 0.1 mg। जो इंक्रीज हो गया वो क्या है, बोले 0.1 mg। तो m तो बदलना नहीं, g बदलेगा। तो g की वैल्यू कितनी है, बोले 9.8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोले 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, एक पॉइंट का डेसिमल और आ गया। तो हमको क्या मिल गया, 0.98। क्या मिल गया, 0.98। ऑप्शन डी करेक्ट। When a sound wave travels from air to glass, when a sound wave travel from air to glass, which of the following remains refracted, मतलब जो चेंज नहीं होगा। जब एक ध्वनि तरंग वायु से कांच में जाती है, वायु से कहाँ जा रही है, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, वायु से कांच में जाती है, तो निम्न में से कौन सी अपरिवर्तित रहती है। क्या अपरिवर्तित रहेगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, यही है। फ्रीक्वेंसी है जो नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी है जो बदलता नहीं है। बोले कैसे, बोले फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स ऑफ ओरिजिन पे। तो जब एक बार वो वेव बन गया तो वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकते हैं, जबकि वेवलेंथ मीडियम बदलने के साथ बदल जाएगा। ठीक, उसकी जो स्पीड है, स्पीड भी बदल जाती है, आयाम भी बदलता है। तो जो नहीं बदलता है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है जो नहीं बदलता है। ठीक, इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज
जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये सेट 4 सैम्पल पेपर है एक्स ग्रुप का, ठीक है। इसी तरह से ऑलरेडी मैंने 3 सैम्पल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये हमारा सेट नंबर 4 है एक्स ग्रुप के लिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे पेपर ये एक्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स एक्स की, उनको पता होगा कि इंग्लिश में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं, वोकैब से भी होते हैं, पैसेज भी होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेज भी होता है, एंटोनिम सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन भी साथ में होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स डज नॉट पोज एनी पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क एंड आर यूनिक फैक्टर फॉर द ओबेसिटी और हार्ट डिजीजेज। तो यहाँ पर हमको स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, जिसको हम आप कॉमन एरर भी कहते हैं। इसमें हमको गलती ढूंढना है। तो गलती जो नज़र आ रही है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, जो गलती नज़र आ रही है वो कहाँ पर है, गलती है यहाँ पर ए ऑप्शन में है। यहाँ पर डज नॉट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, डू नॉट का हम प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है। शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ डज नहीं आता है, डू आता है। देखिए शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स, कई ड्रिंक की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हर्ड द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनवेयर ऑफ इट। तो ध्यान रखिएगा, भूकंप जो होता है, जो अर्थक्वेक होता है, उसको सुना नहीं जाता है, भूकंप को महसूस किया जाता है। आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, कि सुने गए, सुना नहीं जाता। क्या भूकंप आता है तो क्या गाता है क्या जो सुना जाता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर हर्ड के स्थान पर, यहाँ पर हर्ड के स्थान पर क्या होगा, फेल्ट होगा। क्या होगा, फेल्ट होगा, यानी बी ऑप्शन गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फेल्ट द अर्थक्वेक बाई बट आई वॉज टोटली अनवेयर ऑफ इट। तो राइट आंसर बी होगा, हर्ड के स्थान पर फेल्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज आर चार्जेज ब्राउट अपॉन हिम आर सीरियस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द क्रिमिनल विल बी सर्टेनली बी हंग्ड, हंग नहीं होगा, हंग के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, हैंग्ड होगा। क्या होगा, हैंग्ड होगा, क्योंकि हैंग का 2 मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा। हैंग का मतलब जब होता है फांसी देना, क्या करना, फांसी देना। तो इसका जो क्या होगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैंग्ड, और आपका क्या होगा, हैंग्ड होगा। लेकिन हैंग का मतलब लटकाना भी होता है, जैसे कपड़ा लटकाना, इसी से हैंगर बना है, लटकाना। तो इसका क्या होगा, हंग होता है। तो यहाँ पर क्रिमिनल को क्या किया गया, फांसी दी गई, उस सेंस में बोल रहा है, इसलिए हंग नहीं होगा, क्या होगा, हैंग्ड होना चाहिए। बी ए ऑप्शन गलत है, हंग के स्थान पर हैंग्ड का प्रयोग हम करेंगे, तब ये सही हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ डेथ दैट यू विश इज फुल ऑफ ग्लोरी। वह मृत्यु जो तुम चाहते हो वह यश से भरा हुआ है। तो यहाँ पर डेथ जो है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डेथ हमारा जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा, मटेरियल होगा और अब्स्ट्रैक्ट होगा, ऐसे नाउन के पहले या प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, ऐसे नाउन के पहले हम कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर डेथ के पहले ए तो नहीं आएगा, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में बोल रहा है, इसलिए दी का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए गलत है, द डेथ दैट यू विश इज फुल ऑफ ग्लोरी, फुल ऑफ ग्लोरी होगा, ठीक है, ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेट इंस्टेड ऑफ टू बाई अ मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है कि हम हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो इंस्टेड के बाद भी हमारा क्या है, इंस्टेड ऑफ के बाद बाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाई के स्थान पर बाइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाई के स्थान पर बाइंग होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, इसीलिए यहाँ पर आप हमारा क्या है,
प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। बाई के स्थान पर क्या रखोगे, बाइंग का प्रयोग करोगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ से शुरू होता है 6, सिनोनिम शुरू होता है। यहाँ से सिनोनिम्स शुरू हो रहा है। सिनोनिम्स का मतलब जानते हो, सेम। सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर या सेम। तो यहाँ पर दिया है सिनोनिम्स। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत बनाना। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत बनाना, तो क्या होगा, स्ट्रेंथिन होगा। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, राइट आंसर डी होगा, क्योंकि सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फोर्टिफाई का मतलब मजबूत बनाना, तो स्ट्रेंथिन का मतलब भी मजबूत बनाना। ये क्या है, सिनोनिम्स। बैरन का मतलब बंजर, तो अनप्रोडक्टिव। बैरन का मतलब बंजर, जहाँ पर कुछ चीज़ पैदा ना हो, कोई प्रोडक्शन ना हो पाए, वो बैरन होता है। तो यहाँ पर बंजर यानी अनप्रोडक्टिव। राइट आंसर सी होगा, अनप्रोडक्टिव, बैरन। ठीक है, इसके बाद फिर है बैनल। बैनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन में बैनल, सिंसियर, वेल्दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ट्रस्ट वर्दी। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, सिंसियर, वेल्दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ट्रस्ट वर्दी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, इसके बाद है स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर या कट्टर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपोजिट बताना है। एंटानिम्स, स्टर्न का मतलब कठोर या कट्टर, कठोर या कट्टर। तो यहाँ पर वायलेंट नहीं सेंस देगा, जेनियल, ग्रेट और क्रोडेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टर्न का मतलब कठोर या कट्टर, तो जेनियल होगा। राइट आंसर बी हो, राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, तो क्या होगा, मोना वाज राइटिंग, अ लेटर वाज रिटन टू हर फादर बाय मोना। अ लेटर हैज बीन तो आएगा नहीं, इसलिए ये पहले ही गलत है, ये हमारा गलत है, बी। अ लेटर वाज रिटन बाय मोना टू हर फादर। अ लेटर वाज रिटन बाय मोना टू हर फादर। हालांकि अ लेटर वाज रिटन बाय मोना टू हर फादर, दोनों ऑप्शन ए और सी और डी दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। बोलिए, सी और डी दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो ये सी और डी में यही सही होगा। और वैसे ही भी ये दोनों ऑप्शन सेम एक ही जैसे हो गए हैं। अ लेटर वाज रिटन बाय मोना टू हर फादर, अ लेटर वाज रिटन बाय मोना टू हर फादर, यानी इसी में से सी भी सही हुआ है, डी भी सही, मतलब दोनों सही है। दोनों ऑप्शन टाइपिस्ट ने एक जैसा कर दिया है, लेकिन फिर भी हम एक को मान लेंगे इसमें से। ठीक है, राइट आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, तो क्या होगा, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड यानी समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। अब देखिए बीन लगा है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव ये होगा डी। राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। इसके बाद आता है फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन की बात की जा रही है। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट बनाते समय डू को हम समाप्त कर देते हैं। अब इसमें देखिए डू लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। अब यहाँ पर देखिए, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, तो ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, नॉट टू मेक अ नॉइज, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, और उसके बाद ही आस्क्ड देम, आस्क तो होगा नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर चूंकि मेक अ नॉइज दिया हुआ है, नॉइज के पहले ए लगा हुआ है, और यहाँ पर नॉइज के पहले ए छूट गया है, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 13 नंबर, माई फ्रेंड सेड टू मी हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता, तो क्या होगा, माई फ्रेंड सेड टू मी, इंट्रोगेटिव है तो आस्क में बदला जाएगा, तो माई फ्रेंड आस्क्ड सेड टू मी यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, ये नहीं हो पाएगा, इसको हमको आस्क में बदलना पड़ेगा, ये नहीं हो पाएगा।
माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, दैट से ये नहीं जुड़ता है इसलिए ये वाला नहीं हो पाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैज हैड में बदलेगा, है रिटर्न फ्रॉम कैलकाटा, इसके चांसेस लग रहे हैं। अभी इसको देख लेते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड नहीं होता है, आस्क्ड होता है, ये गलत हो गया। माई फ्रेंड इंक्वायर्ड मी इफ हिज फादर, अब योर फादर दिया है, योर फादर जो है थर्ड पर्सन, यहाँ पर देखिएगा योर फादर, हैज योर फादर, तो यहाँ पर क्या होगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता, या माई फ्रेंड इंक्वायर्ड मी इफ हिज फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता, या माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर। अब यहाँ पर योर जो है, योर फादर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद 13 के बाद 14 क्या है, पैसेज है। यहाँ पर क्या कर रहा है, जस्ट एज सम मेन लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक कुछ लोग क्या खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल या क्रिकेट। सो सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन, कुछ लोग माउंटेन पर चढ़ना पसंद करते हैं। दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत प्राय क्या होता है, कठिन होता है टू डू ऐसा करना। फॉर माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिग हिल्स, माउंटेन सिर्फ बड़ी हिल नहीं होती है, क्योंकि पाथ आर यूजुअली वेरी स्टिप, जो इसके रास्ते होते हैं बहुत स्टिप होते हैं। सम माउंटेन साइड्स आर स्ट्रेट अप, कुछ माउंटेन बहुत सीधे होते हैं और उसके बाद फिर नीचे होते हैं यानी डाउन होते हैं। सो दैट इट मे टेक मेनी आवर्स टू क्लाइंब एज लिटिल एज 100 फीट, मतलब 100 फीट चढ़ने में कई घंटे लग जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है सो दैट इट मे टेक मेनी आवर्स, कई घंटे लग जाते हैं टू क्लाइंब एज लिटिल एज 100 फीट, 100 फीट चढ़ने 100 फीट चढ़ने में कई घंटे लग जाते हैं। देयर इज ऑलवेज एज द डेंजर, बहुत खतरनाक होता है। देयर इज ऑलवेज द डेंजर दैट यू मे फॉल ऑफ, तुम गिर सकते हो, एंड बी किल्ड, मर भी सकते हो, आर इंजर्ड, घायल भी हो सकते हैं। मेन टॉक अबाउट कन्करिंग माउंटेन, लोग बात करते हैं कन्करिंग माउंटेन का मतलब माउंटेन को फतह करने के लिए, माउंटेन को पर चढ़कर फतह करने के लिए। दिस इज अ वंडरफुल फीलिंग, क्या है ये, बहुत वंडरफुल फीलिंग होती है। टू रीच द टॉप ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के जब टॉप पर पहुंचते हो तो आपको एक अलग तरह की फीलिंग आती है। आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर आवर, कई घंटों के मशक्क़त के बाद जब आप चढ़ते हैं, आवर एंड मे बी इवन फॉर अ डे, कभी कभी कई दिन लग जाते हैं। यू लुक डाउन एंड सी द होल कंट्री बिलो यू, जब तुम टॉप पर पहुंच जाते हो तो वहाँ से जब तुम देखते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे क्या होती है, नीचे होती है। ये कह रहा है यू लुक डाउन एंड सी द होल कंट्री बिलो यू, यू फील गॉड लाइक, तुम भगवान जैसा महसूस करते हो। 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार, 2 इटालियन प्रिजनर थे, एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन केन्या, जो कि केन्या के उसमें प्रिजन में बंद थे, वो लोग क्या हुए, भाग गए। ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान, दे डिड नॉट ट्राई टू गेट बैक टू देयर ओन कंट्री, वे लोग वहाँ से जब भागे तो अपने देश नहीं गए। दे डिड नॉट ट्राई टू गेट बैक, वो वापस आने की कोशिश नहीं की अपने देश। फॉर दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे, दैट वाज इम्पॉसिबल, ये क्या था, बड़ा असंभव कार्य था। इंस्टेड, बजाय इसके, दे क्लाइंब टू द टॉप ऑफ माउंटेन केन्या, बजाय इसके वो कहाँ पर चढ़ गए, माउंटेन केन्या पर चढ़ गए। एंड देन दे केम डाउन अगेन, और उसके बाद वो क्या किए, फिर वापस आए, केम डाउन अगेन एंड गिव देमसेल्फ अप, और उसके बाद अपने आप को सौंप दिए। दे हैड वांटेड टू गेट दैट फीलिंग ऑफ फ्रीडम, वे ऐसा क्यों किए, क्योंकि वे चाहते थे कि फीलिंग ऑफ फ्रीडम, वो आज़ादी की फीलिंग को महसूस करना चाहते थे। दैट वन हैज़ आफ्टर क्लाइंबिंग अ डिफिकल्ट माउंटेन, जो कैसे संभव था कि माउंटेन पर चढ़कर वो लोग महसूस करना चाहते थे, ये कहने का मतलब। तो अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन बिकॉज, क्या दे वांट टू हैव अ वंडरफुल फीलिंग, तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का बी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं, क्लाइंबिंग माउंटेन इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज माउंटेन्स आर बिग हिल्स, इट कंज्यूम मोर टाइम, प्रिजनर्स ऑफन एस्केप फ्रॉम कैंप एंड सेटल देयर, पाथ आर स्टीप एंड इवेंट। तो 15 का जो आंसर होगा वो डी होगा,
15 का आंसर क्या होगा? पाथ आर स्टीप एंड अनइवन। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर कह रहा है इट इज अ वंडरफुल फीलिंग, इट रेफर टू, ये बहुत वंडरफुल फीलिंग है, इट रेफर टू क्या? माउंटेनियरिंग। राइट आंसर डी होगा, माउंटेनियरिंग। ठीक है, इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, क्या 2 इटालियन प्रिजनर स्केप फ्रॉम द कैंप एंड क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन केन्या। 2 इटालियन प्रिजनर क्या हुए? कैंप से भाग गए थे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो क्या महसूस करना चाहते थे? टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम। राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। इसके बाद फिर हम आते हैं 18 नंबर कह रहा है माउंटेनियरिंग इज नॉट अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट बिकॉज क्या होगा? देर आर इट में टेक मेनी आवर्स आर डे, देर आर नो स्पेक्टर्स in this sports, people don't like to enjoy god like none of these। तो राइट आंसर क्या होगा? माउंटेन्स इज नॉट ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट बिकॉज इट में टेक मेनी आवर्स अ डे। राइट आंसर इसका ये होगा, क्योंकि दर्शक से रिलेटेड इसमें बात नहीं कही गई है, इसलिए ये आंसर नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि ये आंसर होगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। राइट आंसर ये होगा, क्योंकि पैसेज को सॉल्व करते समय हम पैसेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। जितनी बात पैसेज में बोली जाती है उसी के अकॉर्डिंग हम पैसेज को सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद फिर आता है बच्चों ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ईडियम्स एंड फ्रेजेज यहाँ पर दिया है क्या? टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक आर डिसीट। राइट आंसर क्या होगा? टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक आर डिसीट, मतलब किसी चीज़ को भाप लेना, ताड़ लेना। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अ लेडी मैन का मतलब होता है अ लवर ऑफ वोमेन कंपनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको कहा जाता है लेडी मैन कहा जाता है। तो क्या होगा? अ लवर ऑफ वोमेन कंपनी। राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ऑलरेडी 3 सेट लगभग डिस्कस कर चुका था। अब ये 4th सेट है, आप लोग इसको देखें। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो 2 सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहे थे और जिसमें काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई थी। आज की क्लास में मैं तीसरा सेट लेकर के आया हूँ और आज भी ढेर सारी ट्रिक को हम समझेंगे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अगर Na में जो एलिमेंट हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं और एक दूसरा सेट है B जिसका कार्डिनल नंबर 6 है, यानी जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, और हमारा सेट A जो है सबसेट है किसका? B का। सबसेट है किसका? B का। तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा? तो अगर A सबसेट है B का, यहाँ समझिए इस बात को, अगर A सबसेट है B का तो A के सारे एलिमेंट B में मैच करेंगे, A के सारे एलिमेंट B में मैच करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B कितना हो सकता है, उसका कार्डिनल नंबर कितना हो सकता है? तो केवल और केवल 3 ही ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि मैच करेंगे। इसके 3 के साथ मैच कर जाएंगे। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3 होगा। यहाँ कार्डिनल नंबर होना चाहिए N इंटरसेक्शन B, तो होगा 3। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी सेट A माइनस B किसके बराबर होगा? तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ मानना होता है। तो चूंकि यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिख रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट को लेना होता है। तो यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया। सात 8, ठीक है। एक सेट हमने A लिया, चार और 5। फिर हमने B लिया, 4 5 और 6। A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? A का कॉम्प्लीमेंट होगा 6 7 और 8।
और b का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 1 2 3 7 और 8, 4 5 6 अलग हट जाएगा। अब देखिए, तो ये चीज़ें हमने ले रखी हैं, तब हम चेक करेंगे इसको। देखेंगे ध्यान से। चलिए, तो इसकी चेकिंग करते हैं। तो देखिए, b केवल अगर होगा तो b में 4 5 6 है ना। तो a माइनस b सबसे पहले देखते हैं कि आ कितना रहा है। तो हम a माइनस b करते हैं। तो जब हम a माइनस b करते हैं, यानी कि a में से b को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 और 5 हो जाएगा। तो a माइनस b हमें कितना मिलेगा? 1 2 3 मिलेगा। और जब हम इस पूरे को करते हैं a माइनस b, यानी कि इस पूरे में से a माइनस b को घटाते हैं, तो हमको 4 और 5 मिलता है। ये 4 5 क्या है? a माइनस b है। ठीक है, ये साधारण तरीका होता है और इससे कोई भी चीज़ प्रूफ हो सकती है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्रूफिंग हो जाएगी उसकी। अब फिलहाल 4 5 देखते हैं कौन मुझे दे रहा है। बी में क्या है? पहला ऑप्शन जो है 4 5 6 है, हमें 4 5 चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो गया। और दूसरे ऑप्शन में a माइनस बी चाहिए, जो कभी भी, क्योंकि ये पूरा ही पूरा किसके लिए आया है? a माइनस बी के लिए आया है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब तीसरा हम सेक्शन देखते हैं, a इंटरसेक्शन b पे चलते हैं। तो जब हम a इंटरसेक्शन b कर रहे हैं, तो जब a इंटरसेक्शन b आप करोगे तो देखो यहाँ पे आपको 4 5 मैचिंग कर रहा है, तो 4 5 मैचिंग कर गया। और यहाँ से भी क्या आ रहा है बच्चे? यहाँ से भी आप देख रहे हो 4 5 आ रहा है, और यहाँ से भी आपका 4 5 आ रहा है। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि एक रिलेशन हमने लिया है, हमारे पास सेट है 1 2 3, और इसको रिलेशन ऑन अ सेट कहता है। सेट का सेट के साथ रिलेशन। तो हमारा ए के साथ ए का रिलेशन जा रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन लेते हैं। ये रिलेशन कुछ ऐसा दिया है। कह रहे रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो चलिए इसको देखते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि इसके जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं सबके पेयर ढूंढने होते हैं। तो एक का पेयर 1 1 यहाँ पे है, 2 के साथ 2 2 है, 3 के साथ 3 3 है। तो तीनों के पेयर मिल गए, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, ये तो ओके हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है ये। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि सिमेट्रिक के लिए 1 2 अगर है कहीं पे रिलेशन में तो 2 1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक कहता है अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर 1 2 मौजूद है, 2 3 मौजूद है, तो 1 3 भी मौजूद होना चाहिए, तो वो भी मौजूद है। ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव भी है। तो कौन सा ये नहीं है? ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये अच्छा प्रश्न है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। ध्यान से समझिए। जो हमारे पास z है 1/3 बराबर हमारे पास p प्लस आई क्यूब के। अब z हमारा 1/3, इस पे पावर 3 हमने लगा दिया, तो ये p प्लस आई क्यूब पे पावर हो जाएगा बच्चे 3। तो ये z आ जाएगा। ठीक है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब, p प्लस आई क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3p इंटू आई क्यूब एंड देन p प्लस आई क्यूब। यही फार्मूला होता है।
ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब इसको हल करते हैं तो पी क्यूब ये मुझे दे देगा माइनस आई क्यू क्यूब प्लस इसका आपस में गुणा होगा तो ये 3i और पी स्क्वायर क्यू देगा, इसका आपस में गुणा होगा तो माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, तो ये मुझे दे देगा 3p क्यू स्क्वायर। ठीक है, जेड हमारे पास x प्लस आई वाई है, तो सबसे पहले रियल को रियल के साथ रखते हैं, तो पी क्यू के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 3p क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जेड हमारा x माइनस आई वाई है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, x माइनस आई वाई है हमारा जेड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस आई को आप निकालिए तो आपको यहाँ से q का पावर क्यूब और माइनस 3p स्क्वायर क्यू मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से देखिए q का पावर क्यूब और यहाँ से माइनस 3p स्क्वायर क्यू मिल जाएगा। अब आप इक्वेट कराइए रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी बच्चे, पी क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर, और जो y है उस y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम अपने इस जो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ रखते हैं। x की वैल्यू मैंने यहाँ रखा p का पावर 3 माइनस 3p क्यू स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे बच्चे p रख दिया। ठीक है, और y के प्लेस पे क्या रखा, ये जो निकाला है, ये जो निकाला है क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यू अपॉन में क्यू, और नीचे में बच्चे है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, बड़ा प्रश्न नहीं है, अब चूंकि एक एक फ्रेम को तोड़ के बताना पड़ रहा है तो थोड़ा सा वक्त में लग रहा होगा कि लग रहा है, बट ये आसान सा प्रश्न है। जब आप दोबारा से इसको खुद से करोगे तो विद इन 1 मिनट से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से p को हमने कॉमन ले लिया तो आपका हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, और बटे में यहाँ p है। ठीक है बेटा, प्लस यहाँ से q को कॉमन लेंगे तो q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर होगा। ठीक है, बटे में q है और पूरे के बटे में कितना है बच्चे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे आपका ये p और p, q और q कट जाएगा। ठीक है बेटा, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऊपर जुड़ेगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस, अच्छा यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, p स्क्वायर में से ये 3p स्क्वायर घटेगा तो माइनस 2p स्क्वायर होगा, और इसमें से ये घटेगा तो माइनस 2q स्क्वायर होगा, बटे में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ से आप माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा बेटा, इतना। ये कटने के बाद फाइनल तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, -2। -2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब आप खुद से लगाओगे विद इन 1 मिनट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि x³ -1 को फैक्टराइज करने पर, इसको फैक्टराइज करने पर, तोड़ने पर इनमें से क्या आएगा, इनमें से क्या आएगा। तो हमें देखिए अच्छे से मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर कुछ होगा तो हम वहाँ पे -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मालूम है हमें। अब देखिए अगर इसको इसको गुणा करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, जो मेरे काम का नहीं है, तो इसको काट देते हैं। इसके साथ हम ले करके चलते हैं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चलेंगे। ऑप्शन की सहायता से ही आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, x माइनस ओमेगा में अगर x माइनस ओमेगा स्क्वायर का गुणा कराया जाए तो कितना आपको मिलता है, x माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा क्यूब आपको मिलेगा।
एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स को बाहर ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा तो प्लस ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये किसके साथ गुणा होगा बच्चे? ये गुणा होगा x - 1 के साथ, इसके साथ। तो देखिए सूत्र ही होता है अलजेब्रा का x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सूत्र ही होता है। ये कितने के बराबर होता है बेटा? x³ - 1 के, जो कि ये दे देगा आपको। यानी कि कौन सा ऑप्शन मुझे प्रश्न दे रहा है? बी ऑप्शन मुझे प्रश्न ला करके दे दे रहा है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए। डिमाइवर लगने वाला है यहाँ पे। इसको मैं 2 sin π/12 इसका आधा होगा इंटू cos π/12 लिख सकता हूँ। जी हाँ, लिखा जा सकता है। प्लस आई, इसको मैं 2 sin स्क्वायर π/12 लिख सकता हूँ। जी हाँ, लिख सकता हूँ। अपॉन ये 2 sin π/12 इंटू cos π/12 माइनस आई 2 sin स्क्वायर π/12। पावर कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। अब यहाँ से देखो 2 sin π/12 तुमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा बेटा? cos π/12 प्लस आई sin π/12। ठीक है, ये बचा आपका। और नीचे से भी कॉमन ले लिया 2 sin π/12 को, तो यहाँ क्या बचा बेटा? यहाँ 12 होना चाहिए। cos π/12 माइनस आई sin π/12। ठीक है बेटे, यहाँ 3 आ गया, ये चीज़ कट गई। ठीक, अब डिमाइवर ने क्या कहा था? डिमाइवर ने क्या कहा था? डिमाइवर ने ये कहा था कि आप ये जो पावर होता है उस पावर को इसमें ले जाके गुणा किया जा सकता है, इसमें ले गुणा किया जा सकता है। तो cos यहाँ पे पावर को हम गुणा करेंगे तो 3π/12 हो जाएगा, है ना? ये पावर का गुणा होगा 3π/12। ये संभव किससे हुआ बेटा? ये चीज़ संभव किससे हुई? ये हमने पढ़ रखा था डिमाइवर। डिमाइवर क्या कहता है बेटा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n होगा तो डिमाइवर कहता है ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 3 को यहाँ लाते हैं, cos 3π/12 माइनस आई साइन 3π/12। ये e आई 3π/12 और e माइनस आई 3π/12। अब ये जुड़ेगा 6π/12, 6 दूना 12, 90। अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा? cos 90 प्लस आई साइन 90 लिख सकते हो। ये चीज़ लिख सकते हो ना, cos 90 प्लस cos 90 क्या होता है बेटा? 0 होता है और sin 90 1 होता है। तो आई आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चे? आई। बहुत प्यारा सा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। इस तरह के प्रश्नों को आप एक्सपेक्ट करिएगा, बहुत बेहतर प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो इन जीपी है ना, ये जीपी में है, तो ये a1 r² होगा, नीचे a1 है और यहाँ 25 है, ये कटा तो r² बराबर 25 होया, तो r बराबर प्लस माइनस 25 होगा। अब यहाँ लिखना चाहिए था सीरीज किसी एक की है, तो यहाँ फिलहाल मैं 5 ले रहा हूँ। अब यहाँ देखिए a r8 a1 कर देते हैं, a1 r4, ये कटा तो r का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 4 हो जाएगा। बात आगे समझ में? r² 25 था आपका, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का पावर 4 हो जाएगा। वैसे कायदे से यहाँ प्लस माइनस भी होना चाहिए था, लेकिन अगर माइनस भी यहाँ आप लेंगे तो उसका पावर 4 प्लस में ही जाएगा, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। आप चाहते तो यहाँ से r² को भी लेकर के आ सकते थे। r² आपका 5² था, उसका स्क्वायर हो जाता तो 5 का 4 हो जाता। बात आगे समझ में? वैसे कायदे से यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही हैं। r आपका नेगेटिव भी हो सकता है,
तो यहाँ मैं दोनों को लिख दे रहा हूँ, है ना। दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेगा, 5 का पावर 4 ही मिलेगा। फिलहाल ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि अगर P प्लस किसी गुणोत्तर श्रेणी का P प्लस क्यूआ पद m है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का P प्लस क्यूआ पद, P प्लस क्यूआ पद ऐसे लिखोगे, ये कितना है बेटा, m है, और P माइनस क्यूआ पद, P माइनस क्यूआ पद ये आपका n है। तो देन द pth टर्म, तो पीवा पद क्या होगा, पीवा पद क्या होता है, आपस में गुणा करिए, a स्क्वायर r और ये जुड़ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 बराबर m इंटू m। ये और ये कटा तो आपका a स्क्वायर r, ये हो गया आपका 2p माइनस 1 बराबर m इंटू n। तो आपका a r p माइनस 1, ये 2 इधर आ जाएगा बेटा, तो m इंटू n हो जाएगा। तो ये क्या है, पीवा पद ही तो है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पीवा पद पूछा जा रहा है ना, पीथ टर्म विल बी, पीवा पद क्या होगा, तो पीवा पद क्या होगा बेटा, अंडर रूट m इंटू n होगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 आर रियल, देन कह रहा है कि अगर ये एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ये एक द्विघात समीकरण दे रखा है, तो कह रहा है कि इसके जो मूल हैं, इसके जो रूट हैं वो क्या है, रियल हैं, यानी कि वास्तविक हैं। तो मूल वास्तविक है, तो आपका जो a होगा उसका ये इंटरवल क्या होगा, मतलब उसका वो a आपका किसके किसके बीच में रहेगा, है ना। इन चारों में से a के लिए कौन सी चीज़ सही है। तो चलिए, रियल होने के लिए हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल होता है तो जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो ग्रेटर देन या इजिकल टू 0 होता है। ये कंडीशन किसके लिए है, रियल रूट्स के लिए। किसके लिए बेटा, रियल रूट्स के लिए। रियल रूट्स मतलब वास्तविक मूलों के लिए यह कंडीशन है। तो वास्तविक मूलों के लिए कंडीशन है। तो b बेटा यहाँ पे -8 है, तो -8 का होल स्क्वायर हो गया, -4, a हमारे पास यहाँ 1 है बेटे, और c कितना है, a स्क्वायर माइनस 6 है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये 4 इंटू 1 है, यहाँ 8 8 64 हो जाएगा, -4 a स्क्वायर माइनस 6 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो 16 चौक 64, 16 हो गया, माइनस a स्क्वायर माइनस 6 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये 16 माइनस a स्क्वायर प्लस में 6a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं -a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब दोनों और माइनस को गुणा करते हैं, ये दोनों और माइनस को गुणा करेंगे, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा, पलट जाएगी। इनइक्वालिटी का नियम है कि ये क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब चूंकि आपका लेवल एग्ज़ाम का थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, तो थोड़े बेहतर क्वेश्चन के लिए आप जाएंगे। ठीक है बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल थोड़ा सा टफ हुआ है, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस बिल्कुल करोगे। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम हल करते हैं। तो a स्क्वायर 16, 8 दूना 16 होगा बेटा, 8 दूना 16 पे बैठ रहा है, इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चेकिंग करेंगे, ये तो हल हो रहा है ना आपका, इसको आप कभी भी रफ में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस 8 प्लस 2a माइनस 8 बराबर 0। तो मुझे a के 2 वैल्यू मिले, देखिए a के 2 वैल्यू मिले, -2 और +8। ये हमारा टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है, ये टर्मिनल पॉइंट कहे जाते हैं। अब हम एक लाइन खींचते हैं, तो -2 यहाँ होगा, 8 यहाँ होगा, इस साइड अनंत होगा, इस साइड माइनस अनंत होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे
इसको मैं a+2 और a-8 ऐसा कुछ लिख सकता हूँ अलग अलग करके। अब -2 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 आएगा। हम बीच की चीज़ों को रख के कुछ भी, यहाँ तो अनंत वैल्यू आएंगी ना, इन्फिनाइट वैल्यू आएंगी। इन्फिनाइट वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो -2 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 आएगा। तो 0 रख के मैंने इसको चेक किया, तो जैसे ही मैंने 0 रखा ये -16 आया, जो कि 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव है। तो आप कोई भी वैल्यू -2 और 8 के बीच में लोगे, कोई भी वैल्यू इसके बीच में लोगे तो क्या आएगी बच्चे? नेगेटिव आएगी। और अल्टरनेट चलता है, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब आपका चाहिए क्या? आपका एक क्या चाहिए? देखिए ये पूरा का पूरा समीकरण किसके बीच में, ये पूरा का पूरा समीकरण किससे कम या बराबर होना चाहिए? 0 से कम या फिर बराबर होना चाहिए, यानी कि या तो नेगेटिव होगा या तो 0 होगा। बात आगे समझ में? या तो नेगेटिव होगा या तो 0 होगा। तो हमें नेगेटिव ही तो चाहिए, हमें नेगेटिव ही तो चाहिए। तो हमारा a जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, -2 और 8 के बीच में रहेगा, या -2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। जब हम -2 इसमें रखेंगे तो हमें एग्जैक्ट 0 मिल जाएगा। जब हम +8 इसमें रखेंगे तो मुझे एग्जैक्ट 0 मिल जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज मैं एक ही लूँगा। -2 और 8 के बीच में मैं कुछ भी वैल्यू ले लूँ, चाहे -1 ले लूँ, चाहे आपका 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, कोई भी वैल्यू ले लूँ, उसके लिए ये पूरा का पूरा समीकरण 0 से कम आएगा, 0 से कम आएगा, जो कि हमें चाहिए। तो फिलहाल हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो उस समीकरण को बताइए जिसके मूल अल्फा का पावर 19 और बीटा का पावर 7 है। तो देखेंगे ध्यान से, x² + x + 1 बराबर में है 0। ठीक है बेटा, अब इसको सिरधरा 4 से हल करते हैं। तो -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a हो गया। तो -1 + -1 - 4 अपॉन में 2 हो गया। -1 + √3i अपॉन में 2 हो गया। तो अल्फ़ा अगर मैं -1 + √3i/2 मानूँ तो मेरा बीटा कितना होगा? -1 - √3i/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जब बच्चे को मालूम है ओमेगा होता है, ये ओमेगा² होता है। बात आगे समझ में? अब अल्फ़ा का पावर अगर मैं 19 कर दूं तो ओमेगा का पावर 19 हो जाएगा, जो कि ओमेगा का पावर 18 गुणा ओमेगा होगा। ओमेगा का पावर 18 3 के पहाड़े में आता है, 3 × 18, और ओमेगा 3 कितना होता है? 1। तो ये ओमेगा 18 1 हो जाएगा, तो यहाँ ओमेगा मिला। तो अल्फ़ा 19 की वैल्यू कितनी आई? ओमेगा। अल्फ़ा 19 की वैल्यू कितनी आई? ओमेगा। उसी तरह अगर मैं बीटा का पावर 7 ले लूँ तो यहाँ ओमेगा का पावर 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। तो ये ओमेगा 12 × ओमेगा² हो जाएगा। ओमेगा 12 बेटा कितना होगा? ओमेगा 12 भी 1 हो जाएगा, 3 के गुणज में 3 चौका 12। तो यहाँ ओमेगा² मिलेगा, यानी कि जहाँ बीटा का पावर 7 वहाँ ओमेगा² में लिखूंगा, जहाँ अल्फा का पावर 19 वहाँ मैं क्या लिखूंगा बेटा? ओमेगा लिखूंगा। चलिए, तो चीज़ें मिल चुकी हैं मुझे। देखेंगे यहाँ पे तो समीकरण कैसे बनता है? समीकरण बनता है x² माइनस मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स गुणा x और फिर मूलों का गुणनफल बराबर में 0। ऐसे ही समीकरण का निर्माण करते हैं। तो अल्फा का पावर 19 कितना है बेटा? ओमेगा। और बीटा का पावर 7 अभी कितना निकला है? ओमेगा² और x, तो ये ओमेगा³ हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको -1 लिखा जा सकता है, तो ये +x + 1 बराबर। फिर से वही का वही समीकरण आ जाएगा, जहाँ से आप चले थे बेटा, फिर से वही का वही समीकरण आ जाएगा। यानी कि क्या होगा बेटे? D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस द्विघात समीकरण का निर्माण करो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण,
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसके मूल को लेकर के, इसका मूल मान लो अल्फा बीटा है, तो इसके मूल को लेकर के अगला ऐसा समीकरण बनाइए जिसके मूल इससे प्राप्त जो मूल होगा उसका क्या है, तिगुना है। तो समझ लीजिए इसको। तो मान लिया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मूल हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके मूल क्या है बेटा, अल्फा और बीटा। तो बच्चे को मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि -3/2 होगा। और अल्फा इंटू बीटा बेटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिल चुका है, अल्फा इंटू बीटा हमें मिल चुका है। अब कह रहा है कि ऐसा समीकरण बनाओ जिसके मूल इन दोनों मूल के तिगुने हो, 3 टाइम्स तिगुने हो। तो मान लिए कि नए समीकरण का मूल है अल्फा डैश जो कि इस अल्फा का तिगुना है, और बीटा डैश जो कि इस बीटा का तिगुना है। अब नया जो समीकरण बनेगा वो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल यानी कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स, और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा डैश बीटा डैश बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश क्या लिखा जाए बेटा, 3 अल्फा प्लस बीटा डैश 3 बीटा लिखा जाएगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ 9 अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 9 अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है बेटा, चलिए अब इतनी चीज़ें हमें मालूम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कैसे समीकरण आएगा, देखो ध्यान से बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए बच्चे, अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाल रखा है यहाँ पे, -3/2, यहाँ भर दीजिए, प्लस 9 अल्फा इंटू बीटा, 9 अल्फा इंटू बीटा बच्चे क्या निकाल रखा है, ये दो है ना, यही निकाल रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 45/2 बराबर में 0। अब दो को दोनों ओर गुणा कर देंगे तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 45 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 45, x की जगह 2 आएगा ना, दोनों को 2 गुना गया 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, दोनों और 2 को गुणा किया था ना यहाँ 2x स्क्वायर से, है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 45 आ जाएगा। देखते हैं कौन सा है बच्चे, ए इज द राइट ऑप्शन, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 45, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 12वें प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स इन ए एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स इज बी इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अगर x प्लस ए के प्रसार में विषम पद जो है a है और सम पद कितने हैं बेटा b हैं, विषम पद a हैं और सम पद कितने हैं b हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हमें अच्छे से मालूम है कि इसका अगर प्रसार करेंगे तो इसके जितने भी पद आएंगे वो सम और विषम पदों के योगफल होंगे। किसके योगफल होंगे, सम और विषम पदों के क्या होंगे, योगफल होंगे। तो यहाँ पे ऑड टर्म्स यानी कि विषम पद a और सम पद यानी कि b है। तो x प्लस ए का पावर n क्या हो जाएगा, विषम पद अब प्लस सम पद, इन दोनों का क्या होगा, योगफल हो जाएगा। तो दोनों को मिला करके एक्सपेंशन होता है। अब यहीं पे अगर आप माइनस लगा दोगे तो यहाँ पे क्या लग जाता है, b के साथ माइनस लग जाता है, b के साथ क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें इसमें से कुछ निकालना है। तो सब पे पावर कितना है, सब पे पावर आपके पास 2n है। ठीक है बेटा, तो सब पे पावर आपके पास 2n है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस ए का पावर यहाँ पे 2n हो जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी का बच्चे होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ x माइनस ए का पावर 2n हो जाएगा, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब इसमें से अगर इसको घटा दिया जाए, इसमें से इसको घटा दिया जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab। तो ये कटने के बाद कितना दे देगा, 4ab मुझे दे देगा। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4ab। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि x + a का पावर 2n माइनस x - a का पावर 2n किसके बराबर है बेटे, तो 4ab के बराबर है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, अगर विषम पदों का योगफल a दिया है और सम पदों का योगफल b दिया है तो x + a के विस्तार में ये a + b होता है, हमेशा याद रखिएगा। और x - a के विस्तार में यही चीज किस में चली जाती है, a - b में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी ढंग का है, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन है। यहां भी वही चीज बोल रहा है कि x + a के पावर n के विस्तार में p विषम पदों का योगफल है और q किसका है, सम पदों का योगफल है। याद रखिएगा विषम हमेशा पहले लिया जाता है। तो सम ऑफ ऑड टर्म, ठीक है। तो विषम पदों का योगफल कितना है, p है, और सम पदों का इवन टर्म्स का योगफल कितना है, q है। तो बच्चे अभी तो रूल बताया, अभी तो नियम बताया कि जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं यहाँ भी क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। बात आई समझ में। अब ये तो उससे भी आसान है ना, आपस में गुणा हुआ है तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो x² - a² का घात हो जाएगा n, और आपस में गुणा होने पर p² - q² हो जाएगा। तो बेटा p² - q² ही तो हमसे पूछा जा रहा है कि p² - q² कितना है। तो ये कितना है बेटा, x² - a² का पावर n। देखते हैं कौन सा है बेटे, b इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका ऑर्डर बताना है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताना है। तो बहुत आसान है, ये बहुत ही ईजी है, देखेंगे ध्यान से। इसका ऑर्डर कितना है, 1 × 1 का है, एक रो है एक कॉलम है। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं जल्दीबाजी में लिख गया, यहाँ देखिए, यहाँ एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो है और 3 कॉलम है। ये क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है। और यहाँ पे देखिए 3 रो है और 1 कॉलम है, ये 3 रो है और 1 कॉलम है। तो बात आ गई समझ में। इसका ऑर्डर क्या था बच्चे, 1 × 3 का था, इसका ऑर्डर 3 × 3 का था, इसका ऑर्डर 3 × 1 का था, है ना। तो अब देखिए इसका एक नियम है, आपस में अंदर वाले कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फाइनल आपको क्या बचेगा, कौन सा ऑर्डर मिलेगा बच्चे, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अगर a और b दो आव्यूह हैं, दो मैट्रिक्स हैं, तो a + b a - b a² - b² कब होगा। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं a + b और a - b लिखूंगा तो वो क्या होगा, a² + ba - ab - b²। ठीक है, तो वो क्या होगा, a² + ba - ab - b² होगा। अब मैट्रिक्स के केस में ab बराबर ba और ab इज नॉट इक्वल टू ba दोनों पॉसिबल हैं, दोनों बच्चे संभव हैं। a × b बराबर b × a हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ab बराबर ba हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब AB बराबर BA नहीं होगा तो ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं, दोनों आपस में कटेंगे नहीं। तो जब दोनों आपस में कटेंगे नहीं तो आपको फिर a² - b² मिलेगा नहीं। तो a² - b² मिलने के लिए इनका कटना जरूरी है। अच्छा, ये कटेंगे कब, जबकि AB बराबर BA होगा, जबकि AB बराबर BA होगा तभी तो दोनों कटेंगे, और जब कटेंगे तभी तो आपको a² - b² मिलेगा। तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चे, AB बराबर B होना चाहिए, तो A इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉग का प्रश्न दिया गया है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। लॉग का एक इक्वेशन ऐसे दिया गया है, फिर बोल रहा है ये किसके बराबर है, A बराबर B है या A बराबर B/2 है, ऐसे करके। तो इस 2 को यहाँ भेज देते हैं बच्चे, 2 log A + B/2, फिर log A × B हो जाएगा।
इसको हम n2 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो a प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, बटे में 2 का होल स्क्वायर बराबर a इंटू बी। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 2 जा 4ab। इसको इधर भेजा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, विच इम्प्लाई दैट a बराबर b। तो क्या दे दिया बेटा, a इज द राइट ऑप्शन, a बराबर b होगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां मैंने बाइनरी नंबर से लिया है। यहाँ आपको एक बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है एक संख्या 1 1 1 0 1 0 1 1। इसको कन्वर्ट आपको डेसिमल में करना है। तो मैंने बताया था, देखिए 1 1 1 0 1 0 1 और 1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 होगा बच्चे, तो 2 का पावर 7 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, एक कम से। फिर 1 2 का पावर 6 हो जाएगा, फिर 1 2 का पावर 5 हो जाएगा, फिर 0 2 का पावर 4, फिर 1 2 का पावर 3, फिर 0 2 का पावर 2, फिर 1 2 का पावर 1, अब फिर 1 2 का पावर 0। ठीक है, सीधा सीधा है। अगर 8 होगा तो 7 से स्टार्ट करना है और काउंटिंग में नीचे की तरफ जाना है। 2 का पावर 7 कितना होगा, ये 128 होगा, है ना, ये 128 हो जाएगा प्लस, और ये 64 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 32 हो जाएगा, और ये 0 होगा, 0 से गुणा होके, और ये 8 हो जाएगा, और ये 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 0 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 128 और प्लस 64 प्लस आपका 32 और 8 2 10 1 11, जोड़ते हैं पूरा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8 8 2 10 4 14 1 15 के 5 हंसी लगा 1 6 2 8 3 1 11 1 12 1 13 3 235 हो जाएगा बच्चे। 235 आपका सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, 2 गिवन वेक्टर है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में मैं डी वाला ऑप्शन थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं डी वाले ऑप्शन को हटा दे रहा हूँ, यहाँ नन ऑफ दीज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन ये हो गया था। चलिए, अब इन ऑप्शन में से आपको चेक करना है, बताना है। तो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स, तो मान लो वेक्टर ए है हमारा, तो वेक्टर ए जो है वो है 3i कैप अब प्लस 2j कैप माइनस k कैप है, और जो बी वेक्टर है वो 12i कैप है प्लस 5j कैप है माइनस 5k कैप है। ठीक है बेटा, तो ए वेक्टर हमने क्या लिखा है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर हमने क्या लिखा है, 12i कैप 5j कैप और माइनस 5k कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है a क्रॉस b बटे में a क्रॉस b का मॉडुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। 2 गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, 2 गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कोई इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर लिया जाए तो उसका ये सूत्र होता है a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b मॉड में। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम a क्रॉस b करते हैं। ये कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से i j और k कैप होगा, फिर 3 2 और -1 होगा, और 12 5 और -5 होगा। ठीक है बेटा,
तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस होगा, तो आई कैप क्या होगा बच्चे, -10 प्लस 5, फिर माइनस जे कैप कितना होगा बच्चे, -15 और प्लस 12, -15 और प्लस 12, और प्लस के कैप, प्लस माइनस यहाँ प्लस होगा, प्लस के कैप क्या होगा बच्चे, 15 माइनस 24, 12 दूना 24, 5 3 15, 15 माइनस 24, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चे, -5 आई कैप प्लस 3 जे कैप और -9 होगा 24, हाँ बिल्कुल, 9 के कैप। तो ये आपको क्या निकला बेटा, A क्रॉस B निकला, ठीक है। क्या निकला बच्चे, A क्रॉस B, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास क्या था बच्चे, फार्मूला हमारे पास यूनिट वेक्टर का क्या था, देखिए फार्मूला यूनिट वेक्टर का क्या था, A क्रॉस B अपॉन मॉड में A क्रॉस B, ठीक है बेटे। तो A क्रॉस B हमारा कितना आया, -5 आई कैप प्लस 3 जे कैप -9 के कैप, और ये अंडर रूट में आएगा, वैल्यू निकालनी है ना मॉडुलस, तो अंडर रूट में क्या आएगा, 25 प्लस 9 प्लस 81, ठीक है। 25 प्लस 9 प्लस 81, ये कितना दे देगा हमको, 90 प्लस 25, 9 2 11, 115 दे देगा हमें। तो बेटा ये आपके फाइनल रिजल्ट कितना हुआ, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा बच्चे, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 5 आई कैप 3 जे कैप 9 के कैप अपॉन अंडर रूट 115 आएगा। कितना आएगा बेटा, अंडर रूट 115 आएगा। तो कौन सा होगा बेटे, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। कह रहा है कि सदिश ए का सदिश बी पे अदिश प्रक्षेप कितना होगा। स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब होता है अदिश प्रक्षेप, ठीक है। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो देखिए प्रोजेक्शन सिर्फ आप लिख के काम चला सकते हैं, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी जो होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मॉडुलस। जिस पर प्रोजेक्शन होगा, ऑन बी है ना बेटा, ऑन बी, जिस पर प्रोजेक्शन होगा वो नीचे रहेगा। तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी करते हैं, तो ए डॉट बी करेंगे तो देखिए यहाँ से यहीं से कर देते हैं। ए डॉट बी कितना होगा बेटा, आई के साथ 4 इंटू होगा तो 4 हो गया, और -2 के साथ -4 इंटू होगा तो +8 हो जाएगा, और 1 के साथ 7 इंटू होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। 12 7 बेटा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 लिख सकते हैं। और b का मॉडुलस, तो ये b आप यहाँ से ले लीजिए b को, तो b का जो मॉडुलस होगा, वैल्यू जो होगी वो 16 प्लस 16 7 49, तो 16 दूना 32 प्लस 49, तो 9 2 4 81 का हो जाएगा 9। तो यहाँ क्या लिख सकते हो बेटा, 9। तो 19/9 बी इज द राइट आंसर। 19/9 यही आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ, और जहाँ जहाँ भी हमारी शॉर्ट ट्रिक लगती है वो लगातार मैं आपको बताता जाता हूँ। ये भी अपने आप में बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत इन विच बी एंड एच नेवर कम टुगेदर, ठीक है। यानी कि भारत, जो भारत हमारे पास एक वर्ड है, और उससे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फ्रॉम द लेटर्स, उसके कितने क्रमचय हो सकते हैं कि बी और एच नेवर कम टुगेदर, मतलब बी और एच एक साथ न हो, बी और एच एक साथ ना हो। तो सबसे पहले तो भारत लिखते हैं, BHARAT। इसमें से कह रहा है कि बी और एच एक साथ न हो,
तो आप बी और एच को लेकर के एक बॉक्स में रख देते हैं। इसको मैंने बताया था बॉक्स मेथड, इसको क्या कहते हैं बच्चे, बॉक्स मेथड, ठीक है। तो इसको एक बॉक्स में रख दिया। अब आपके पास क्या बच गया भारत में से, ए आर ए टी और प्लस में ये बॉक्स। टोटल हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। इन पांचों को आपस में 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि दो बार ए 2 बार आ रहा है, तो इसको आप 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ए आपका कितनी बार आ रहा है, 2, तो 2 फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा। और इनको भी आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। तो ये वाली स्थिति कब बनेगी, एक साथ हो के लिए बनेगी। ये किसके लिए बनेगी, टुगेदर के लिए, मतलब एक साथ हो। हमें तो क्या चाहिए, एक साथ ना हो, नेवर कम टुगेदर, एक साथ ना हो चाहिए। उसके लिए हमको टोटल निकालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल, जिसमें से ये ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। इसमें से हमें एक साथ हो घटाना पड़ेगा, तो एक साथ हो हमारा 5 फैक्टोरियल है। अब इसको करते हैं हल। तो 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल लिया जा सकता है, बटे में 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, माइनस 5 फैक्टोरियल। आपका 5 फैक्टोरियल आ गया बाहर, 2 से ये 6 कटेगा, 2 3 6 और -1। तो आपको फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 5 का फैक्टोरियल गुणा 2। 5 का फैक्टोरियल बच्चे कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ये 5 दूना 10 हो गया, 4 3 12 दूना 24, यानी कि आपका 240 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चा, सी इज द राइट ऑप्शन, 240 इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये भी अपने आप में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तगड़ा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women can dine in a round table if no 2 women to sit together। कह रहा है कि हमारे 6 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, ठीक है। 6 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, ठीक है। उनको एक गोल टेबल के चारों ओर बैठाना है, राउंड टेबल, गोल टेबल के चारों ओर बैठाना है, और ऐसे बैठाना है कि 2 महिलाएं, 2 women are to sit together is given by no 2 women। कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें, 2 महिलाओं को एक साथ नहीं बैठाना है। तो चलिए, पुरुषों के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक छेक नहीं है, तो पहले पुरुषों को बैठाते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि राउंड टेबल पे जब हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसमें आपका डिफरेंस आ जाता है। जैसे डिफरेंस आएगा, लोगों को बैठाएंगे तो जरूर डिफरेंस आएगा, इधर से गिनने में और क्लॉकवाइज गिनने में डिफरेंस आएगा। तो जब डिफरेंस आता है तो 6 लोगों को राउंड टेबल पर बैठाने के कितने तरीके। तो सूत्र क्या था बच्चे, n-1 का फैक्टोरियल। n लोगों को किसी गोल टेबल के चारों ओर बैठाने के तरीके होते हैं, n-1 का फैक्टोरियल। तो ये आपका हो जाएगा 6-1, यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके से हम मेल पर्सन, यानी कि जो पुरुष हैं उनको 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। तो हमने यहाँ पुरुषों को 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठाया, मेन 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 मेन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेल पर्सन बैठ चुके हैं ऑलरेडी। कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब इनके बीच में गैप देखते हैं, जगह कितना बच रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में 6 खाली स्थान बच रहे हैं, 6 जगह बच रहे हैं। इन 6 जगहों पे आपको कितनी महिलाओं को बैठाना है, 5 महिलाओं को, 6p5 होगा। 6 जगहों पे आपको कितनी महिलाओं को बैठाना है, 5 महिलाओं को बैठाना है। तो उसके कितने तरीके होंगे, 6p5 होगा, तो 6p5 होगा। तो उतने तरीकों से आप यहाँ पे 5 महिलाओं को बैठा सकते हैं। तो जब यहाँ पे 5 महिलाएं आएंगी, जब यहाँ पे विमेन 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 5 महिलाएं आएंगी, तो कोई भी 2 महिला एक साथ नहीं बैठी दिख रही है आपको, बीच में एक पुरुष भी जरूर आ रहा है। 2 महिलाओं के बीच में एक पुरुष बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो 6p5 कितना होता है बेटा, 6p5 होता है आपका 6 का फैक्टोरियल।
तो आपका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल तरीके से आप बैठा सकते हो। आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत प्यारा सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा ये है, तो m यहां पे हम देख रहे हैं कि 1 मिनट, m tan थीटा माइनस 30 है, बराबर है n tan थीटा प्लस 120। तो फिर आपसे ये चीज पूछी जा रही है, सी एंड डी यहां लगाएंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतरोनुपात कहते हैं। ये कहता है a अपॉन बी बराबर अगर c अपॉन डी के है तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी और c माइनस डी के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ tan इसको m के नीचे इसको लाते हैं, तो m के नीचे इसको लाते हैं, तो m अपॉन n बराबर tan थीटा प्लस 120 अपॉन tan थीटा माइनस 30। ठीक है, यहाँ सी एंड डी लगाते हैं, एक बार जोड़ेंगे और एक बार उसी m में हम घटाएंगे। तो यहाँ tan थीटा प्लस 120 प्लस tan थीटा माइनस 30 अपॉन tan थीटा प्लस 120 माइनस tan थीटा माइनस 30। ठीक है, अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है, tan a प्लस tan b और tan a माइनस tan b, इसको हम साइन a प्लस b लिख सकते हैं। देखो इसको हल करोगे साइन a बटे कॉस a और साइन b बटे कॉस b लेकर, तो ये आपका हो जाएगा। तो साइन a प्लस b इसको आप लिख सकते हैं और नीचे वाले को क्या आप लिख सकते हैं, साइन a माइनस b। बहुत काम की चीज है, इसको याद रखना। तो चलिए इसको आप शॉर्ट फॉर्म में, तो साइन a प्लस b, तो यहाँ साइन a प्लस b लिख लेते हैं, यानी कि 2 थीटा प्लस 90 हो जाएगा, और साइन a माइनस b यानी कि ये 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या देगा बेटा, कॉस 2 थीटा, और साइन 150 डिग्री क्या देगा, 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 24वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 24 क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू 3,6 एंड टचेस द एक्सिस। कह रहा है कि एक सर्कल है जो अक्षों को, एक्सिस को आपको स्पर्श कर रहा है, अक्षों को स्पर्श कर रहा है। तो एक्सिस को आपको स्पर्श कर रहा है और किससे होकर के जो रहा है, 3, 6 से। तो यहाँ a ले लिया, 0, 0 हो गया। तो ये होगा x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। अब ये किससे होकर गया, 3, 6 से। 3 माइनस a का होल स्क्वायर, 6 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 36 प्लस a स्क्वायर माइनस 12a बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर कट जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस 12 6 18a और 9 6 15। ठीक है, ये 45 बराबर में 0 आ जाएगा। 15 तियाँ 45 पे बैठेगा ये, तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 15a प्लस 45 बराबर में 0। a कॉमन लिया, a माइनस 3, 15 कॉमन लिया, a माइनस 3, तो a बराबर 3 आ गया और a बराबर 15 आ गया। ठीक है, a बराबर 3 और a बराबर 15, तो 3 या 15 से आप बना सकते हैं। तो फिलहाल 15 दूना 30 होता है, तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं a को 3 लेकर के बनाऊंगा। a को क्या लेकर के बनाऊंगा, 3 लेकर को। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 बराबर में 9। ये और ये कट गया, तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना चाहिए। तो कौन सा है बेटा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये एक तगड़ा सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, देखिए ध्यान से इसको। कह रहा है कि ये जो कर्व है, वक्र है, जो पैरामेट्रिक यानी प्राचल रूप में है, ये निम्न में से क्या दर्शा रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दर्शा रहा है, इलिप्स दर्शा रहा है, पैराबोला या दर्शा रहा है, या फिर हाइपरबोला दर्शा रहा है। तो हमारा x बराबर टी स्क्वायर प्लस टी हो गया, हमारा y बराबर टी स्क्वायर माइनस टी हो गया। अब इस दोनों को घटा देते हैं, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। आपका ये और ये कट गया, तो आपका x माइनस वाई बराबर कितना आया बेटा? 2t। तो t बराबर आपके पास कितना आया? t बराबर x माइनस वाई बटे में 2 आया। t बराबर कितना आया? x माइनस वाई बटे में 2। अब इसी को यूज करेंगे, तो पहले वाले को ले लेते हैं, पहले या दूसरे किसी को आप लेकर के बना सकते हैं। इसमें से t हमने निकाल दिया, तो हमारा t प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बटे में 2। अभी t की वैल्यू हमने निकाली थी, और यहाँ x माइनस वाई बटे में 2 प्लस में 1। ठीक है, अब ये x आपका हो जाएगा, तो x माइनस वाई बटे में 2, और ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 बटे में 2। ठीक है, 2 जब 4 को यहाँ भेजते हैं, 4x बराबर हमारे पास अब है x माइनस वाई और x माइनस वाई प्लस में 2। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको मैंने हल किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर वाई को किया माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2 को करेंगे तो प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 2y। ठीक है बच्चे, अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y बराबर 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी तुलना आप इससे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। तो यहाँ a आपको कितना मिल जाएगा बच्चे? a आपको 1 मिल गया, b आपको 1 मिल गया, h आपको -1 मिल गया, g आपको -1 मिल गया, और f आपको -1 मिल गया। ठीक है, c आपका 0 है यहाँ पे। तो यहाँ चूंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, तो हम इसको चेक करेंगे इस फार्मूले से। इस फार्मूले से, ठीक है, इसमें हम वैल्यूज को रखेंगे। a h g, तो a 1 हो गया, h -1 हो गया, g हमारा -1 हो गया, h हमारा -1 हो गया, और b हमारा 1 हो गया, और f हमारा -1 हो गया, और g हमारा -1 हो गया, f हमारा -1 हो गया, c हमारा 0 हो गया। अच्छा, इसको हम हल करेंगे, देख रहे हैं प्लस माइनस प्लस, इसको हम हल करेंगे तो आइडेंटिकल नहीं है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आप हल करके चेक कर लीजिएगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा। तो जब 0 के बराबर ये नहीं होता है तो फिर हम क्या चेक करते हैं, फिर हम एच स्क्वायर के साथ जाते हैं। तो जब एच स्क्वायर के साथ हम जाएंगे तो देखिए ध्यान से, एच स्क्वायर बराबर अगर ए बी मिलेगा तो पैराबोला होगा, तो एच स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, और ए इंटू बी करोगे तो भी 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल चुका है मुझे, एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो जब एच स्क्वायर बराबर ए बी वाली कंडीशन मिलती है तो क्या बनता है, फिर पैराबोला बनता है, परबोला बनता है। तो चलिए क्लास को एंड करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए। अगले जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, इस तरह के और भी सेट्स हम लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।